संबोधित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। भारत माता की, भारत माता की। जलवायु परिवर्तन और नवीकरणीय ऊर्जा, चुनौतियां और समाधान विषय पर आयोजित इस संगोष्ठी में अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना और बहुत विस्तार से जलवायु परिवर्तन जैसे अनेक विषय जो हम सबके सामने इन्होंने रखा, उत्तराखंड सरकार के हमारे वन मंत्री आदरणीय सुबोध उनियाल जी, लोक गायक जिनकी प्रसिद्धि पूरे देश में दुनिया में है, आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जी, निदेशक वाडिया हिमालय भू विज्ञान संस्थान डॉक्टर विनोद कुमार गहलोत जी, डॉक्टर समीर तिवारी जी, सीनियर साइंटिस्ट, और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के डॉक्टर जेबी सिंह जी, वरिष्ठ वैज्ञानिक, और जिन्होंने आज इस बहुत ही शानदार और समय की मांग के अनुरूप इस संगोष्ठी का यहाँ पर संयोजन किया है। हम सब लोगों ने वीडियो के माध्यम से भी देखा, और कार्यक्रम के आयोजक, सिद्धि फाउंडेशन के निदेशक एवं यूथ फाउंडेशन के संस्थापक कर्नल अजय कोठियाल जी और उनकी पूरी टीम, और यहाँ पर पधारे हुए हमारे सभी वैज्ञानिकगण, विभिन्न विभागों में विभिन्न विषयों पर जिनको अनेक विशेषताएं प्राप्त हैं, विशिष्टताएं प्राप्त है, अनुभव प्राप्त है, ऐसे हमारे सभी वैज्ञानिकगण, विभिन्न संस्थानों से आए हुए प्रतिनिधिगण, हमारे सभी सैनिक, पूर्व सैनिक, और यहाँ के नवोदित उदयमान हमारे सभी वैज्ञानिकगण जो शोध कर रहे हैं वो भी वैज्ञानिक बनने वाले हैं, इसलिए मैंने उनका विशेष रूप से उल्लेख किया। हमारे सभी शोधार्थी, सभी छात्र एवं छात्राएं, मीडिया के हमारे सभी मित्र, सर्वप्रथम मैं जलवायु परिवर्तन के संकट एवं उसके समाधानों को केंद्र में रखते हुए आयोजित की जा रही इस संगोष्ठी में आप सबकी उपस्थिति के लिए मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, वर्तमान में जलवायु परिवर्तन संपूर्ण विश्व के लिए एक गंभीर चुनौती बन गई है, और जो वर्ष प्रति वर्ष और गंभीर होता जा रहा है। पिछले वर्ष हम सब लोगों ने गर्मी के मौसम में जो अब प्रारंभ हो रही है, पिछले वर्ष इसका अनुभव किया होगा कि किस प्रकार से जलवायु परिवर्तन के कारण देहरादून सहित विभिन्न हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान किस तेजी से बढ़ा है, कितना बहुत अधिक रहा है। और बहुत सारे लोगों से मैं चर्चा करता था तो कह रहे थे कि देहरादून में पिछला जो वर्ष था वो सर्वाधिक अधिक तापमान वाला वर्ष रहा, और उसी दौरान पूरे गर्मी के समय में मुझे देश के विभिन्न स्थानों पर जाने का अवसर मिला। तो मैं सच बताऊं तो जब हमारे देहरादून में ही गर्मी हो रही थी तो जो गर्म वाले स्थान हैं, मैं कलकत्ता गया, मैं तेलंगाना गया, मैं झारखंड गया, मैं हैदराबाद गया, अनेक जगह पर मैंने देखा कि तापमान 50 डिग्री से कम नहीं था कहीं कहीं। तो हम स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे समय में जलवायु परिवर्तन को लेकर जागरूकता फैलाने और उनके समाधानों पर गहनता से चर्चा करने के लिए इस प्रकार की जो संगोष्ठी
आयोजित हुई है वो अपने आप में एक बहुत सराहनीय प्रयास है। मैं कर्नल साहब को, बाडिया इंस्टीट्यूट को, हमारे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय को, सभी को और आप सब जो सम्मिलित हुए उन सबको मैं बहुत बधाई देता हूं। ये संगोष्ठी न केवल जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों को समझने का एक अवसर है, बल्कि पर्यावरण के प्रति हमारे संकल्पों को मजबूती देने का भी एक ये अलग प्रकार का एक विशिष्ट मंच है। मैं इस महत्वपूर्ण संगोष्ठी को आयोजित करने के लिए विशेषकर से यूथ फाउंडेशन, सिद्धि फाउंडेशन, बाडिया इंस्टीट्यूट, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सभी वैज्ञानिकों को, सभी अधिकारियों को, कर्मचारियों को, सदस्यगणों को सबको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि ये विषय हमारी आने वाली पीढ़ियों के अस्तित्व का है और इस समय की आवश्यकता है। भाइयों बहनों, ये हम सबका सौभाग्य है कि हम सब ने उत्तराखंड जैसी पावन भूमि पर जन्म लिया है, जहां अभी दिखा रहे थे कि 64% हमारा जो भूभाग है वो वनों से आच्छादित है। हमारे वाले में तो ज्यादा आता है, 71। जहां पर हिम ग्लेशियर है, 12 महीने लगातार प्रभावित रहने वाली नदियां हैं, झील हैं, अनेक हमारे नाले, गाड़, गधेरे, अनेक स्रोत देवभूमि में हैं और पर्वतों से आच्छादित, वनों से आच्छादित हमारा राज्य है। आज जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो हमारे सामने नदियों का संगीत, पर्वतों की गंभीरता और जो वनों की हरियाली है वो तैरने लगती है, ऐसा अनुभव होने लगता है जब भी देखो। और हम देश दुनिया में कहीं भी जाते हैं तो हमारे बारे में एक अलग प्रकार की सोच पूरी दुनिया की होती है। हमको देखते ही जैसे उनको ऐसा लगता है कि कुछ साफ सुथरा, कुछ ठंड का ऐसा अनुभव सामने वालों को होता है। मैं केवल देश की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, क्योंकि दुनिया के कई देशों में मुझे भी जाने का अवसर मिला, मैं लोगों से मिला हूं, तो लोगों की एक विशिष्ट प्रकार की सोच है हमारे लिए। ये वातावरण हमारी पहचान भी है और हमारी संस्कृति की नींव भी है। लेकिन दुर्भाग्य से जलवायु परिवर्तन ने आज हमारी इस विशिष्ट पहचान के सामने भी एक गंभीर संकट पैदा कर दिया है। पिछले कुछ वर्षों से हमारे यहाँ मौसम के पैटर्न में जो बड़ा बदलाव आया है वो इस बात का संकेत है कि हमारा पर्यावरण पहले से कहीं अधिक संकट में है। परंतु मेरा मानना है कि ये समय निराश होकर बैठने का नहीं है, बल्कि एकजुट होकर पर्यावरण के संरक्षण के लिए काम करने का समय है, एक दिशा देने का समय है। आज मैं इस मंच से ये विश्वास दिलाना चाहूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी राज्य सरकार पर्यावरण के संरक्षण एवं जलवायु संरक्षण की दिशा में हर संभव काम कर रही है और निकट भविष्य में भी और तेजी से हम काम करेंगे और तेजी से हम उसको धरातल पर उतारेंगे। आज जहां हम एक और हरियाली मिशन के अंतर्गत लाखों की संख्या में पौधे रोपित कर रहे हैं, वहीं जल शक्ति अभियान के माध्यम से 1000 गांवों में तालाब और जो पारंपरिक जल स्रोत हैं उनको पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं। जो अभी सुबोध उनियाल जी ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो पूरे देशवासियों से आह्वान किया था, एक पेड़ मां के नाम, वो भी अभियान हमारे यहाँ बहुत तेजी से चला था। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन सभी लोगों को जिन्होंने इस अभियान को आगे बढ़ाने का काम किया। और मैं अनेक स्थानों पर उस अभियान के दौरान गया तो मुझे हमारे सभी सरकारी विभाग, संस्थाएं इसमें बढ़ चढ़कर आगे बढ़ती हुई दिखाई दी, काम करती हुई दिखाई दी।
इसके साथ ही हमने प्रदेश में जल संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्प्रिंग एंड रिवर रिजुविनेशन अथॉरिटी सारा का गठन भी किया है, जिसके अंतर्गत अभी तक 5,500 जलीय स्रोतों तथा 292 सहायक नदियों का चिन्हीकरण कर उनका उपचार किया जा रहा है कि वो फिर से रिचार्ज हों, फिर से अपनी पहले जैसी स्थिति में आए। वहीं दूसरी ओर बाडिया इंस्टीट्यूट के सहयोग से हमने ग्लेशियर अध्ययन केंद्र भी स्थापित किया, जिससे हम प्रकृति द्वारा दिए जाने वाले संकेतों को समझ सकें और उसके क्षरण को रोकने हेतु प्रभावी नीतियां बनाकर कार्य कर सकें। अभी माड़ा में जो हिमस्खलन हुआ, एवलांच आया, मैं वहां गया था और मैं जब वहां से लौट रहा था तो मैंने देखा कि अलकनंदा जी का प्रभाव ही रुक गया है, कहीं दिख ही नहीं रही थी मुझे। हेलीकॉप्टर से मैं नीचे बिल्कुल अलकनंदा जी के साथ साथ नीचे आ रहा था, तो मेरे मन में बड़ा एकदम से एक प्रश्न आया कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर ये 2-3 दिन इसी तरह से हिम के कारण से अगर अलकनंदा जी रुकी रहेंगी तो कोई आगे चलकर ये भी कोई हमारे लिए कोई आपदा का कारण न बने। तो उस समय भी हमको किसी की याद आई, तो हमारे बाडिया संस्थान की आई और मैंने कहा कि बाडिया संस्थान वालों को बताइए कि जो है जरूर इस पर जो है वो भी, हालांकि दूसरे दिन वो प्रभाव फिर शुरू हो गया था। तो इस प्रकार से अनेक चुनौतियां हमारे सामने हर बार किसी न किसी रूप में आती हैं। राज्य के अंदर अनेक प्रकार की आपदाओं का भी हमें सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं, पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए हमने देश में पहली बार जो हमारे यहाँ पर 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ, उन राष्ट्रीय खेलों के आयोजन को भी हमने ग्रीन गेम्स की थीम पर किया, जिसमें इस आयोजन के दौरान प्लास्टिक की वस्तुओं का प्रयोग कम से कम करने के साथ ही बिजली के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग किया गया। इसके अलावा पूरे आयोजन के दौरान जो मेडल प्राप्त करने वाले सभी खिलाड़ियों के नाम पर एक एक रुद्राक्ष के पौधे लगाकर 2.77 हेक्टेयर वन क्षेत्र को खेल वन के रूप में भी स्थापित किया गया है, जिसमें मैंने और वन मंत्री जी ने स्वयं जाकर एक एक पौधा हमने भी वहां पर रोपित किया। और अब चारधाम यात्रा जो हमारी प्रारंभ हो रही है इस वर्ष, उसको भी हमने ग्रीन पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक मिशन के तहत आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिसमें प्लास्टिक पूरी तरह से मुक्त करें। और कई बार मुझे लोग कहते हैं, कल मीडिया के बंधु मुझसे पूछ रहे थे कि भाई आप क्या इसमें कुछ सख्ती करेंगे क्या, जो लोग यात्रा में आते हैं यात्रा के अनुरूप काम नहीं करते हैं। तो मैंने कहा कि मैं इतना ही अनुरोध करूंगा कि जो लोग यात्रा में आते हैं, वो जो यात्रा के नियम हमारे पूर्वजों ने बनाए थे कि हमारी धार्मिक यात्रा कैसे सफल होगी, कैसे हम पुण्य के भागी बनेंगे, उन यात्राओं का एक अपना महत्व होता था, नियम होते थे। मैं उनसे जरूर अनुरोध करूंगा, हमारी सरकार भी अनुरोध करेगी, हमारे आप सब लोग भी अनुरोध करेंगे कि यात्रा के नियमों का पालन जरूर करें। कि जिस प्रकार से स्वयं को साफ करते हैं, शोधित करते हैं, उसी प्रकार से जिस स्थान पर हम जा रहे हैं वो स्थान भी हमारा पूरी तरह से साफ सुथरा रहे और जो प्रकृति है, प्रकृति से कोई छेड़छाड़ न की जाए। इस प्रकार का अनुरोध जरूर हम इस बार आने वाले अपने पर्यटकों से, तीर्थयात्रियों से, श्रद्धालुओं से करेंगे। भाइयों बहनों, प्रदेश में पर्यावरणीय संतुलन और जैव विविधता बनाए रखने के लिए हम राज्य में जो विकास का हमारा मॉडल है, वो विकास का मॉडल इकोनॉमी और इकोलॉजी दोनों में संतुलन बना रहे, क्योंकि हमको विकास की भी आवश्यकता है लेकिन पर्यावरण बचाने की भी हमारी जिम्मेदारी है। दोनों में संतुलन साधते हुए हम आगे बढ़े और हम यही समन्वय बनाकर कार्य कर रहे हैं। आज उत्तराखंड देश का ऐसा पहला राज्य है जहां हमने जीडीपी की तर्ज पर जीपी यानी ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट्स इंडेक्स तैयार करके जल, वन, भूमि और पर्वतों के पर्यावरण योगदानों का आकलन करने का भी एक प्रयास किया है। इसकी हमने शुरुआत की है। वहीं दूसरी ओर हम जीवाश्म आधारित ईंधन के स्थान पर ग्रीन ऊर्जा को बृहद स्तर पर
प्रोत्साहित कर रहे हैं। प्रदेश में हम सौर ऊर्जा की ज्यादा से ज्यादा परियोजनाओं को स्थापित करने के उद्देश्य से नई सौर ऊर्जा नीति लागू करने के साथ ही वर्ष 2027 तक 1400 मेगावाट सोलर क्षमता पाने की दिशा में भी हम कार्य कर रहे हैं। इसी क्रम में हम 100 करोड़ रुपए की लागत से राज्य के सभी शासकीय भवनों पर सोलर प्लांट स्थापित करने पर भी काम कर रहे हैं। हमने इस बार के जो हमारा आम बजट था उस बजट में हमने इसका प्रावधान किया है। जियो थर्मल की हमारे यहाँ बहुत संभावना है, जिसके बारे में अभी आप लोगों ने बताया कि 20 स्थान कुमाऊं में है, 20 स्थान गढ़वाल में है, और भी स्थान निकल सकते हैं। और उसमें हम एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हम एक MOU कर चुके हैं। तपोवन के पास हमारा पहला ऐसा जियो थर्मल की जो संभावनाएं हमको मिली है उस पर हम काम कर रहे हैं। वहीं राज्य में हम रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने को भी बढ़ावा देने के उद्देश्य से संभवतः आज उत्तराखंड देश का ऐसा पहला राज्य है जहां केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से 70% की इसमें सब्सिडी दिए जाने का भी प्रावधान हमने किया है। 70% सब्सिडी दी जा रही है। आज प्रदेश में PM सूर्य घर योजना, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के अंतर्गत सब्सिडी का लाभ उठाकर बड़ी संख्या में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप अगर हमारे मैदानी क्षेत्रों में तो खैर अभी उतना नहीं है, लेकिन जो हमारे पर्वतीय हमारा क्षेत्र है उस पर्वतीय क्षेत्र में निकलेंगे तो अनेक स्थानों पर आपको बड़े बड़े सोलर लगे हुए मिलेंगे। पूरा धीरे धीरे जो है जो हम सौर ऊर्जा है उसका अत्यधिक उपयोग भी हम करवा रहे हैं। भाइयों बहनों, पिछले वर्ष हमने उत्तराखंड में वनाग्नि की घटनाओं का विकराल रूप लेते हुए देखा है। यह आग केवल पेड़ों को नहीं जलाती बल्कि हमारी जैव विविधता, आजीविका और हमारे भविष्य को भी नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि हमारे वन केवल ऑक्सीजन के स्रोत नहीं है बल्कि लाखों लोगों की आजीविका, जल स्रोतों के रक्षक और जंगली जीवों का घर भी हैं। आज इस मंच से मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार, जैसा वन मंत्री जी ने बताया कि हमारी सरकार वनाग्नि की चुनौती से निपटने के लिए इस वर्ष प्रत्येक स्तर पर व्यापक रूप से काम कर रही है। अग्निशमन दस्तों की तैनाती हो, उपग्रह आधारित निगरानी प्रणाली को मजबूत करना हो या ग्रामीणों को फायर वॉलंटियर के रूप में प्रशिक्षित करना हो, हमने इस संबंध में अनेक प्रोएक्टिव प्रयास किए हैं। परंतु हमें इस लड़ाई को जीतने के लिए उत्तराखंड के आम जनमानस की, विशेष रूप से हमारे युवाओं की, नौजवानों की आवश्यकता है। इसलिए मैं आप सबसे आह्वान करना चाहूंगा, यदि आपको इस संबंध में कहीं भी कोई संदिग्ध गतिविधि दिखे, तुरंत फॉरेस्ट हेल्पलाइन पर कॉल करें। पिकनिक के दौरान जो लोग जाते हैं उनसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि वो आग न लगाएं, दूसरों को भी समझाएं। इसके साथ ही गांव में जो वन रक्षा समिति है वो वन रक्षा समितियां भी बनाएं। भाइयों बहनों, मुझे प्रसन्नता है कि आज के युवा उत्तराखंड में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बहुत से नए कार्य कर रहे हैं। आज एक और जहां पिथौरागढ़ के कुछ युवाओं ने चिपको आंदोलन 2.0 की शुरुआत कर प्रत्येक सप्ताह 100 पेड़ लगाने का संकल्प लिया है, वहीं देहरादून में इंजीनियरिंग के कुछ युवा छात्र सोलर पावर वाटर फिल्टर बनाकर गांवों को स्वच्छ पानी उपलब्ध करा रहे हैं। इस प्रकार यूथ फाउंडेशन के युवाओं को भी मैं बहुत बधाई देना चाहूंगा, उनको बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा, जिन्होंने कर्नल कोठियाल जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में हमेशा सरकार का सहयोग किया है। चाहे वो गंगोत्री की दैवी त्रासदी हो, केदारनाथ की भीषण आपदा हो या फिर वनाग्नि बुझाने की दिशा में कार्य करना हो, आप लोग हमेशा आगे रहे हैं। और पिछले वर्ष जो केदार घाटी में और पूरी केदारनाथ यात्रा में जो यात्रा मार्ग है, उस यात्रा मार्ग पर 29 से भी ज्यादा स्थानों पर ये मार्ग हमारा पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया। अनेक पुल हमारे
उस आपदा की भेंट चढ़ गए, सड़कें बुरी तरह से खराब हो गई, काफी जनजीवन प्रभावित हुआ, यात्रा भी रुक गई। उस आपदा के समय में भी जिस प्रकार से कर्नल कोठियाल जी ने, उनके सभी साथियों ने, नौजवानों ने आगे रहकर काम किया, उसके लिए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आपको मैं बधाई देता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि जलवायु संरक्षण और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भी यूथ फाउंडेशन अग्रणी भूमिका निभाएगा। यूथ फाउंडेशन को इस मिशन की सफलता हेतु मैं अग्रिम शुभकामनाएं देने के साथ ही इस संगोष्ठी को आयोजित करने में जुटे प्रत्येक व्यक्ति को, जो एक अलग प्रकार की संगोष्ठी है और ये भले ही कुछ लोग यहाँ पर हों, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि आप लोग राज्य और देश के हजारों हजार लाखों लाख प्रतिनिधियों के रूप में आज इसमें सहभाग कर रहे हैं। निश्चित रूप से आप सबके माध्यम से जिस प्रकार से भी हो, चाहे वो जन जागरण हो, चाहे लोगों से बात करके उनके अंदर जागरूकता लानी हो। कई बार हमको ऐसा लगता होगा कि आपदा तो उधर आई है, आपदा तो रैणी में आ रही है, आपदा तो धारचूला में आ रही है, या आपदा तो किसी अन्य स्थान पर आ रही है, मेरे यहां से तो बहुत दूर है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपदा कहीं भी आ रही है, नुकसान कहीं भी हो रहा है, अंततः हमको भी उसमें कुछ न कुछ चुकाना पड़ेगा। एक न एक दिन वो हमको भी प्रभावित करेगा। इस प्रकार की भावना जरूर हम सबके अंदर आनी चाहिए। मैं एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद करते हुए, आयोजकों को बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। मुख्यमंत्री जी, आपसे अनुरोध है, थोड़ा सा एक अनुरोध के एक बड़े पर्दे की